उन्होंने यहाँ से पढ़ा है, टेस्ट किया है, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो उनके पास कुछ अनुभव भी है, उनके पास सुख भी होंगे, दुख भी होंगे। तैयारी के दौरान में क्या परिस्थितियाँ आती हैं, क्या गम मिलता है हमें, परिवार से क्या गम मिलता है, समाज से क्या मिलता है। When you are right, no one remembers. के बीच में आ गए हैं, सही है। बेटा आप लोग सिद्धार्थ सर से बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, लेकिन एक लास्ट पॉइंट में बोलूंगा कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, ठीक है, और कुछ स्वप्न भी हैं जो बतलाए नहीं जाते। चाहता हूं स्वर्ग तक 105 सपनों तक, मगर चादर से ज्यादा पैर फैलाए नहीं जाते। हेलो एवरीवन, अब आ रही है आवाज सबको? ठीक है, तो होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सबकी। 17 मार्च को आ रहा है प्रीलिम्स, है ना? सो हाउ द जोश? आवाज नहीं आई है अभी सबकी। हाँ, होपफुली शायद हो जाएगा हाई, अभी लो चल रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो अपने सेशन की स्टार्ट मैं करूँगा, रश्मि रथी से मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा अभी। जो लाइन्स हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं, मैं सिद्धार्थ गुप्ता हूं और मैंने इस साल डिप्टी कलेक्टर में रैंक 1 प्राप्त की है। मैं देवबंद का निवासी हूं जो सहारनपुर जिले में पड़ता है, और वहीं से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से की है। वहाँ मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया था, जो 2018 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने आईआईटी जैम का पेपर दिया था, जिसके लिए मेरा आईआईटी मद्रास में मेरा सिलेक्शन हुआ था एमएससी के लिए। बट मैंने एमएससी का प्लान ड्रॉप किया था, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की थी उसके बाद। और फिर 2018 से मैंने जब तैयारी अपनी स्टार्ट की, दिल्ली से ही मैंने तैयारी की थी अपनी। और फिर 2020 में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था यूपीएससी का। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था उसमें। और फिर 2021 में दोबारा मैंने यूपीएससी का ही अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी मेरा क्लियर हुआ था, इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाया था। 30 जून को इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, उसके बाद 30 मई को रिजल्ट आया था इंटरव्यू का, और उसमें मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद 2022 में मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के अटेम्प्ट्स दिए थे। लगभग 5 दिन बाकी थे इंटरव्यू रिजल्ट के बाद 2022 के मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स में, और उसके 7 दिन बाद यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स था। तो मैंने थोड़ा मतलब एक गैम्बल किया वहाँ पर कि मैं ये अटेम्प्ट देता हूँ, और मैंने दोनों प्रीलिम्स को क्लियर किए लकीली, थोड़ा मेरा लक भी फेवर किया था। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के मेंस लिखे थे, और यूपीएससी का मेंस मेरा अनफॉर्चुनेटली उस साल नहीं हो पाया था, लेकिन यूपीपीसीएस में मेरा मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, और 2022 में मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था। और वर्तमान में मैं बिजनौर जनपद में हूँ, वहाँ पर मैं एज अ नायब तहसीलदार काम कर रहा हूँ। और उसके बाद 2023 में मैंने यूपीएससी नहीं दिया था, केवल पीसीएस का अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि इसका रीज़न मैंने ये सोचा कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ था, तो मेरा टारगेट ये था कि केवल एक ही मेंस देना है और फोकस्ड वे में एक ही मेंस दूंगा। तो पीसीएस का प्रीलिम्स लास्ट ईयर पहले था, शायद 14 मई को प्रीलिम्स था, उसमें मेरा कंफर्टेबल स्कोर था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स ड्रॉप करूंगा। उस साल मैंने पीसीएस का मेंस दिया और उस पर ही फोकस किया, और उसमें मेरी रैंक 1 आई थी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, तो मैं प्रीलिम्स जो 17 मार्च को होने वाला है उस पर आना चाहूँगा। और स्टार्टिंग में जो थोड़े आपके डाउट्स होंगे, वो मैंने जो डाउट्स एक्सपेक्टेड हैं वो मैंने थोड़े बना लिए, उनको मैं एड्रेस कर दूंगा। बाद में जो आपके इंडिविजुअल डाउट्स होंगे वो आप पूछ लेना, टाइम की कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, तो आप आराम से पूछेगा। तो अभी ऐसा फेज चल रहा है, मतलब आपके दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे होंगे, सब मतलब बहुत एंग्शियस होंगे,
एक तो सबसे पहले ये आएगा कि अभी सब लोगों का सिलेबस काफ़ी बचा हुआ होगा कि ये चीज़ें करनी है, अभी ये बचा है, किसी का पॉलिटी बचा है, किसी का हिस्ट्री बचा है, किसी ने करंट अफेयर्स नहीं किया, रिवीजन नहीं हो पाया है, नोट्स नहीं बनाए, तो सबके दिमाग में भी यही चीज़ें चल रही होंगी कि अभी बहुत सारा सिलेबस बचा है कि मतलब तैयारी नहीं हो पा रही है, दिमाग नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में। तो ये थॉट्स सबके दिमाग में भी चल रहे होंगे। और दूसरा है कि चल रहा होगा कि अभी प्रिपरेशन ही नहीं सही से हो पाई है, कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन अभी हमारी एडुकेट नहीं हो पाई है। तो सबके दिमाग में इस टाइम ये थॉट्स चलते हैं, सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलते हैं। और मेरे भी दिमाग में ऐसी चीज़ें आती थी प्रीलिम्स से जस्ट पहले ना, मतलब अगर 5 साल से भी तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स से पहले ये चीज़ें आती है कि मतलब अभी प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई है, अभी पढ़ाई नहीं है कुछ। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, अभी चलती रहेगी। और एक चीज़ ये आती है कि जो पढ़ा है वो भूलते जा रहे हैं, कि आज हिस्ट्री पढ़ी, कल को पॉलिटी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री गायब हो गई है दिमाग से। तो ये चीज़ें चलती है। और लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ भी ये होता था कि आज हिस्ट्री पढ़ूंगा, कल को पॉलिटी, परसों ज्योग्राफी। तो जिस दिन ज्योग्राफी पढ़ूंगा उस दिन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों गायब हो जाएंगे दिमाग से। लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो गायब नहीं होती है, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो वो हम डरे रहते हैं ना प्रीलिम्स के चक्कर में, तो इसलिए थोड़ा लगता है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, लेकिन नहीं भूलते हैं, वो दिमाग में रहती है। लेकिन वो फील आती है कि सबको ही आएगी। और वो चीज़ कि अब चीज़ हर चीज़ भूल रहे हैं। एग्जाम में मतलब हॉल में जब एंटर करेंगे तो 10 मिनट पहले ऐसे लगेगा कि सब चीज़ भूल गए हैं, कुछ नहीं आता है पेपर में। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन और एक ये है कि इस टाइम डिमोटिवेशन बहुत लोगों को आता है, स्ट्रेस बहुत लोगों को होता है, डिमोटिवेशन होता है, एंजाइटी होती है। ये मन करता है कि गिव अप कर दे अब, कि प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आते हैं कि प्रीलिम्स ड्रॉप कर देते हैं, अगले साल देंगे अच्छे से प्रिपेयर करके। तो ये चीज़ें सबके दिमाग में चलती रहती है। ये मैं मानता हूँ कि इस टाइम पर अगर ये चीज़ें आ रही है तो एक ये अच्छा साइन है। हमको किसी चीज़ की टेंशन कब होती है? जब हमने उसके लिए हार्ड वर्क किया हो। हम फेलियर से कब डरेंगे? अगर नहीं पढ़ा है तो फिर क्या फेलियर और क्या पास होना, फिर तो बराबर चीज़ है। तो एक अच्छा साइन है कि अगर आप एंशियस फील कर रहे हैं, थोड़ा डिमोटिवेशन है, तो वो नॉर्मल है, वो सबको होगा, क्योंकि आपने एफर्ट्स दिए हैं इस एग्जाम के लिए, पूरा मतलब साल आपने पढ़ा है। तो उसके लिए नर्वसनेस होगी कि मतलब कैसे मतलब होगा एग्जाम, नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। और एक थोड़ा कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं इस टाइम। फीवर होना स्टार्ट हो गया, हेडेक डेली रहता है, मतलब स्टमक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे भी होता था मतलब ऐसी चीज़ें। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। और अब ये है कि ये तो इश्यूज आपके साथ है, अब आपको करना क्या है उनको टैकल करने के लिए, ये मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले है कि अब ये पीक टाइम है आपका, आपको अपने गियर्स शिफ्ट करने हैं। जैसे अगर आप मतलब 3rd गियर में चल रहे हैं तो 4th में आपको शिफ्ट करना है। थोड़ा पीक टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है गियर प्रीलिम्स में। तो 15 दिन आपको बिल्कुल लग जा रहे हैं कि पढ़ाई में लगना है बिल्कुल, और कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं सब खत्म कर देना है बिल्कुल, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एक इस टाइम लोगों को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि प्री की तैयारी तो ठीक है, मेंस की तैयारी नहीं हो पाई है, तो 4 महीने मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी तो प्रीलिम्स नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। सब लोगों के साथ यही होता है, हमारा दिमाग ऐसे ही वर्क करता है, या तो हम पास्ट में सोचते हैं या फ्यूचर में सोचते हैं, प्रेजेंट में नहीं सोचते, क्योंकि प्रेजेंट में हमको हार्ड वर्क करना है। तो हम फ्यूचर का सोचते हैं कि मेंस की तैयारी नहीं है, प्रीलिम्स क्लियर हो भी गया तो मेंस नहीं निकलेगा, क्या करेंगे टाइम देकर। फिर मेंस में ये लगता है कि मेंस इन केस क्लियर होगा तो इंटरव्यू में वैसे ही नहीं होने वाला है, इंटरव्यू में भी हो जाएगा तो जो पोस्ट है हमारी एसडीएम की पोस्ट नहीं मिलेगी, या यूपीएससी में आईएएस की पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ऐसा ये कांस्टेंट चलता ही रहता है। लेकिन आपको अभी फोकस केवल, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर फोकस किया था ना, तो आपको केवल 17 मार्च पर फोकस करना है। अभी वो जुलाई का नहीं देखना है कि मेंस की मेरी प्रिपरेशन कैसी है, नहीं अच्छी है या खराब है, मतलब 4 महीने में उसके बाद है आपके पास टाइम, तो तब देखिएगा। और एक है कि इस टाइम आपको पीक पकड़ना है अपनी प्रिपरेशन का। आपने पूरे साल कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करेगा। अब आप जो 17 मार्च को परफॉर्म करेंगे वो आपकी पीक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सबसे अच्छा आपका उस दिन दिमाग चलना चाहिए। बेसिकली ये है, आपने साल भर मतलब 10 बार रिवीजन किया है, 5 बार किया है, 2 बार किया है, वो मैटर नहीं करता है। आप वो क्वेश्चन को सोल्व कर जा रहे हैं, वो चीज़ मेन है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जिसने ज़्यादा पढ़ा है तो वो ज़्यादा अच्छा ही करेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है पेपर में। बहुत लोग होते हैं कि 2-3 रीडिंग में ही मतलब वो क्वेश्चन ठीक कराते हैं, और बहुत लोग होते हैं कि 20 बार रीडिंग किस चीज़ की कर लेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे 20 बार और वो आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 वाले क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो पैनिक करते हैं एग्जाम में। तो पैनिक नहीं करना है अभी, ये है। और अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। लगभग अगर 10 घंटे अभी पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, 8 पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। 15 दिन की बात है, 2-3 घंटे अपना स्टडी आवर्स बढ़ाएं। जो इधर उधर का टाइम है वो थोड़ा कम करें, सोशल मीडिया कम चलाए, शाम को घूमने का भी लोगों को होता है, घूमना थोड़ा बंद करें अभी।
पूरे साल इस दिन के लिए तैयारी की है, 17 मार्च के लिए तैयारी की है, तो उस पर फोकस करें। बाद में मतलब 17 मार्च के बाद जो आपको करना है, सोशल मीडिया वगैरह चलानी है, वो सब चला सकते हैं। थोड़ा भी स्टडी पर ध्यान दें, पढ़ाई थोड़ा मतलब स्टडी आवर्स बढ़ाएं, लाइब्रेरी में सिटिंग दें, और मतलब फ्रेंड्स वगैरह से भी जो आप बात वगैरह करते हैं तो उसको टाइम को थोड़ा कम करें। अभी थोड़ा पढ़ने पर अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ इश्यूज जिसको होते हैं तो वो हेल्थ पर भी ध्यान दें, इधर उधर का फास्ट फूड मत खाएं, फ्रूट्स वगैरह लें, जूस वगैरह लें, और मेडिसिन वगैरह सही से लें, अपना ट्रीटमेंट कराएं अगर किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं इस टाइम। मतलब क्योंकि एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है लोगों को, तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, तो उसको सही से टैकल करें। क्योंकि इनके 17 मार्च को आपकी तबीयत खराब हो गई तो ये मतलब दिक्कत हो सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2021 में जिस साल मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल आया था, उस साल थर्ड वेव में कोविड की मेंस लिखवाया था यूपीएससी ने, अगर आपको याद हो तो 2022 का जनवरी चल रहा था उस टाइम, और उस टाइम मेंस लिखवाया था, तो थर्ड वेव की चल रही थी, तो कोविड उस टाइम चल रहा था, तो मैंने थोड़ी प्रिकॉशंस वगैरह नहीं ली। पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान था कि पढ़ते रहना है, देखा जाएगा जो होगा, फीवर वगैरह भी होगा। लेकिन उस चक्कर में मुझे कोविड हो गया, और मैंने यूपीएससी को इस चीज़ का इन्फॉर्म भी किया था कि मुझे कोविड हो रखा है, कि मैं कैसे एग्जाम दूँ। तो उन्होंने मुझे अलग रूम में शिफ्ट किया था, वहाँ पर मास्क वगैरह लगाकर मैंने एग्जाम दिए। लेकिन वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और जीएस 1, 2, 3, 4 की वजह से उस साल मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन रुक गया था। तो हेल्थ इश्यूज पर आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 17 मार्च को आपकी हेल्थ भी सही होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से मतलब अपना परफॉर्म कर पाएंगे। और यही है कि एक चीज़ मैंने वो बताई दी है कि मेंस पर अभी मेंस का फोकस मतलब नहीं रखना है, और रिजल्ट के बारे में भी नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, उसके बारे में अभी सोचने का नहीं सोचना है बिल्कुल भी। अभी केवल 17 मार्च का सोच रहे हैं, रिजल्ट डे का, रिजल्ट वाले दिन सोचेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 17 मार्च के बाद जब आंसर की से मिलाएंगे ना क्वेश्चंस को, तो तब सोचना है उस चीज़ को। अभी ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है कि रिजल्ट हो रहा है या नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इस टाइम यही थॉट आता है, पढ़ने से ज़्यादा ये लगता है कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा ये थॉट आता है। इसको थोड़ा बचना है इस चीज़ से। और एक चीज़ ये है कि थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो रहा है ओवर द ईयर्स, प्रीलिम्स का पैटर्न। यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिमेंडस चेंज आ रहे हैं, और पीसीएस में भी अब चेंज हो रहा है थोड़ा पैटर्न। तो अनकन्वेंशनल पेपर थोड़ा है, या बाउंसर पेपर है, उसके लिए थोड़ा तैयार रहना है, पैनिक नहीं होना है उस पेपर को देखकर। क्योंकि ऐसा होता है कि शुरू के 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, हमको कुछ नहीं आता है, उसके बाद वो बाकी के 145-140 क्वेश्चन हम उसी मोड में करेंगे, वो पैनिक रहेंगे, तो उल्टे सीधे आंसर्स हम लगाएंगे, ओएमआर में गलत मार्क कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो अनकन्वेंशनल पेपर इसके लिए तैयार रहना है। और ये है कि बाउंसर पेपर अगर आपके लिए आया है तो सबके लिए आया है। प्रिपरेशन जिसकी अच्छी है ना, डिसेंट प्रिपरेशन है, तो सब मतलब उस पेपर को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो बाउंसर पेपर भी आपके लिए अच्छा जाएगा। और डिफिकल्ट पेपर आता है तो उसका कट ऑफ भी ऑब्वियसली कम जाता है। अब इजी पेपर आ जाए तो उसका कट ऑफ ही मतलब 110-120 क्वेश्चन चला गया, तो उसमें भी यही बात आ जाएगी। तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो डेफिनेटली इस साल मतलब मेंस लिखेगा। सीट्स भी अच्छी खासी है जितना मतलब पता लग पा रहा है। और एक है कि कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट रखना है। अभी आपको उल्टे सीधे मॉक्स नहीं लगाने, जो डिफिकल्ट मॉक्स हैं वो नहीं लगाने। देखा गया कि आपने आज मॉक लगाने स्टार्ट किया, उसमें नेट क्वेश्चन से आपके 65-70 बन रहे हैं, तो वो मोरल डाउन हो जाएगा। अभी ये नहीं करना है, वो दिन गए। मतलब पहले होता था कि स्टार्टिंग में कि आपको डिफिकल्ट मॉक लगाए कि ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सही से मतलब जांच कर सके उसकी। लेकिन अभी ये है कि इजी चीज़ों पर थोड़ा मॉक वगैरह लगाए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है। क्योंकि डिफिकल्ट चीज़ें अभी आप करोगे ना कि मॉक वगैरह कोई लगा लिया, उल्टा सीधा मॉक लगाया, उसमें नंबर नहीं बने, तो कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट रखना है। और जो मोटी मोटी बुक्स हैं उनको थोड़ा कम फॉलो करें आप। अब समरी जो बुक्स की हैं उनको फॉलो करें। जैसे घटना चक्र, पूर्वावलोकन सब लोग करते हैं प्रीलिम्स के लिए, काफ़ी मोटी 600-700 पेज की बुक होती है, तो उसको अभी अवॉइड करें उन चीज़ों। क्योंकि अगर किसी भी एक सब्जेक्ट की आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 6-7 दिन लगभग उसमें लग जाएंगे, तो आधा टाइम तो एक ही सब्जेक्ट को उसमें लग जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, करंट अफेयर्स करने हैं। तो अभी जो मोटी बुक्स हैं उन पर फोकस ना करें, लक्ष्मीकांत वगैरह उनको अभी ना पढ़ें। जो उसकी समरी वगैरह है, समरी वगैरह पर उस पर ध्यान दें। और ऐसे ही कोई नया सोर्स नहीं है अभी पढ़ना है, कोई भी नया सोर्स आता है, टेलीग्राम चैनल्स पर अभी सब ज्वाइन कर रखे हैं सबने, तो उस पर कुछ नया सोर्स आएगा कि प्रीलिम्स बूस्टर आ गया है, कि इससे मतलब 10 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 15 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, वो कुछ नहीं बढ़ेगा, उससे आपको मतलब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। तो जो आपने सोर्सेज अभी तक पढ़े हैं उन पर ही फोकस करें, अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करें। और स्टडी का मैं बताऊंगा, अभी आपके पास 15 दिन है, इनको 5 दिन में 3 हिस्सों में बांट लें। 5 दिन आपको करना है केवल करंट अफेयर्स,
अभी क्योंकि आई दृष्टि शायद अभी आई है, सब लोग लगभग आई दृष्टि पढ़ते ही हैं, उसके साथ घटना सार पढ़ते हैं, तो 5 दिन लगभग उसको पढ़े सही से, उसके शॉर्ट नोट्स भी बना ले ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले अपना करंट अफेयर्स भी थोड़ा रिवाइज कर ले। तो 5 दिन आपको आई दृष्टि में लगाना है। 5 दिन आपको करना है PYQ जो है अपने 2022 और 2023 का जो पेपर है, आपको उन दोनों को एज अ मॉक सोल्व करना है। पूरा पेपर लेकर बैठो, उसको लगाओ। उससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो फायदा ये होगा कि क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होते हैं लास्ट ईयर के, तो एक ये होगा, और दूसरा आपको यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है थोड़ा उससे आप मतलब यूज टू होंगे, उसकी हैबिट बनेगी, किस तरह से ऑप्शंस फ्रेम करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हैबिट आपकी बनेगी। आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है यूपी पीसीएस का, तो वो आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ में। बाकी 5 दिन है आपके, वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करने हैं। शॉर्ट नोट्स हैं आपके जो बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़े, जीएस पॉइंटर्स जो बनाए हैं जीएस पॉइंटर्स पढ़े, किसी सब्जेक्ट के जो इसके भी नोट्स बनाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बनाए हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, जिसके भी नोट्स आपने बनाए हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। उनको अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने 5 दिन किस तरह से डिवाइड करना है, उन्हीं 5 दिन में करना है। तो थोड़ा तेजी दिखानी है, एक दिन में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि वो 5 दिन कैसे डिवाइड करने हैं। आपको स्टैटिक पोर्शन उसमें कवर करना है सारा, क्योंकि करंट अफेयर्स 5 दिन अभी लेगा। आई दृष्टि थोड़ी फैक्चुअल होती है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, 200-250 पेज ही है भले ही, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत काफी टाइम लगेगा, याद करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 5 दिन करंट अफेयर्स के, 5 दिन PYQs के एनालिसिस करना है, और उसमें अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं 1-2 टेस्ट दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन थोड़ा ऊट पटांग टेस्ट मत देना, थोड़ा इजी टेस्ट देना जिससे कि आपको मतलब कॉन्फिडेंस हो। और 5 दिन अपना वही कि शॉर्ट नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स हैं, उसको रिवाइज करने लगे। दूसरा यह है कि सीसेट के लिए थोड़े मतलब इशू आते हैं लोगों को सीसेट क्लियर करने में। बहुत लोग ऐसे हैं कि जीएस के पेपर 1 में मतलब उनके क्वेश्चंस हो रहे हैं नेट करेक्ट 110, 115, सीसेट में फेल हो जाते हैं। मतलब फिर उसका क्या फायदा है कि इतना पढ़ा है, जीएस 1 पढ़ा है, तो सीसेट पर थोड़ा फोकस करें। मतलब 15-20 मिनट भी आप देंगे ना सीसेट को डेली, तो उतने में भी कवर हो जाएगा। जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो उनको तो इशू नहीं आएगा, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है वो हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देख लें। PYQs ही देख लेना 3-4 साल की, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। 3-4 साल के PYQ देखो, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो चला लेना 2x पर, उसको देखना, तो लगभग आपको 2-3 घंटे में सारे सीसेट के पेपर्स कवर हो जाएंगे। तो सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। मतलब लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं सीसेट में क्लियर ही हो जाएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, लेकिन डरना भी नहीं है सीसेट से भी, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। बस सीसेट को एज अ जनरल मतलब 33 क्वेश्चन ही नेट करेक्ट करने होते हैं उसमें, अगर कोई सही से पेपर करेगा टाइम तो आसानी से हो जाते हैं। पैनिक ना करें उसमें पेपर में, तो सीसेट हो जाएगा। और सीसेट में एक ये भी है कि सीसेट का जैसे ही पेपर आएगा ना, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पर स्टिक नहीं होना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन कुछ होते हैं तो उसमें हम ईगो पर ले लेते हैं, जो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड के होते हैं ना लोग, कि ये क्वेश्चन कैसे रिसोल्व हो रहा है, वैसे मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ मैथ्स में, तो ऐसा नहीं होना है। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स है तो अगले क्वेश्चन पर चले जाएं, 2-3 मिनट से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन पर ना दें, तो आप सीसेट में मतलब स्टिक नहीं होना है क्वेश्चन पर, पूरा पेपर 100 के 100 क्वेश्चन आपको देखने हैं। और इसके अलावा ये है कि आप स्टिकी नोट्स वगैरह जो बनाते हैं, लाइब्रेरी में लोग चिपका के रखते हैं, तो वो जो टॉपिक्स हैं आपके जो याद नहीं हो पा रहे हैं, उनके स्टिकी नोट्स आप बना सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें लिख लें और एंड टाइम पर उनको रिवाइज कर लें, तो स्टिकी नोट्स आप बना सकते हैं। और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो लोगों को याद नहीं होते हैं। कोई इंडिसेस है, उसमें इंडिया की क्या रैंक आई है, कौन सी बॉडी ने वो इंडिसेस निकाली है, टॉप कंट्री कौन सा है। ऐसी स्टेट वाइज भी इंडेक्स आती हैं जिसमें कि यूपी की क्या रैंक है, किस स्टेट का टॉप रैंक आई है, क्या क्राइटेरिया है उसमें, तो इनको आप एक पेज पर लिख लें। और ऐसी और चीज़ें, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, आर्मी किस कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला है, किसको मिला है, वो किस कंट्री से है। ऐसी ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, किस कंट्री से है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इनको एक पेज पर लिख लें। ये चीज़ें क्योंकि डिफिकल्ट होती है याद करनी, कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो एक पेज पर लिखकर जब तक वो याद ना हो ना, 3-4 दिन उसको लगातार सुबह या तो उठकर या रात को सोते वक्त वो चीज़ पढ़ ले, 3-4 दिन में वो याद हो जाएगी चीज़ें। तो इससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि अगर कट ऑफ 85 गया है ना, तो 80 to 85 की रेंज में बहुत सारे लोग होते हैं, और यही 4-5 क्वेश्चन है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखें, मतलब जो चीज़ें रेगुलर पूछ रहा है उनमें कंफ्यूजन ना हो, वो चीज़ें आप जो प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं एटलीस्ट वो गलत ना कर गए एग्जाम में। तो ये है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे ना,
तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रीलिम्स रुक जाएगा, आपका प्रीलिम्स रुकता है जब आप इजी क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। वहां पर हम पैनिक करते हैं, तो इजी क्वेश्चंस नहीं गलत करने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अगर वो गलत हो रहा है ना, तो आप लगभग 5 से 10 हजार लोगों से पीछे हो जा रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ ही, इतना कॉम्पिटिशन होता है। तो प्रीलिम्स में इजी क्वेश्चन ठीक करने हैं। बाकी प्रायोरिटी में बता देता हूं कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। सबसे पहले आप पॉलिटी को फोकस करें, क्योंकि पॉलिटी प्रेडिक्टेबल है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, सबकी स्ट्रॉन्ग भी रहती है, लगभग लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं। और तो पॉलिटी को आप फोकस रखें, इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है पॉलिटी। उसके बाद हिस्ट्री में भी यही है कि प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीट होते हैं, और मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो वो गेम चेंजर होते हैं। मतलब बहुत लोग गलत करते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर ही नहीं सही से पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर सही से पढ़कर जाओगे तो मतलब मिडिवल के, एंशिएंट के ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन। मॉडर्न सबकी लगभग स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि स्पेक्ट्रम वगैरह सब पढ़ते हैं सही से, तो मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री पर भी थोड़ा फोकस रखना है। उसके बाद साइंस में भी है, प्रेडिक्टेबल है काफ़ी, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसमें साइंस एंड टेक नहीं आता है पीसीएस में, साइंस के क्वेश्चन आते हैं बेसिक 11th 12th वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। विटामिन पर क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई केमिकल नेम पर आ जाता है, और बायोलॉजी से मतलब ब्लड रिलेशंस वगैरह पर क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लड ग्रुप पर सॉरी, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वो प्रेडिक्टेबल बन जाता है पेपर। प्रोटीन्स पर क्वेश्चन आते हैं साइंस में, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, साइंस भी बहुत प्रेडिक्टेबल रहेगा। इसके बाद ज्योग्राफी में यह है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में। यूपीएससी में ऐसा नहीं आता है। यूपीएससी में क्या होता है कि वो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को क्लब करके कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन पीसीएस में क्या है, ज्योग्राफी के फैक्ट्स पूछते हैं वो, मतलब बहुत गंदे गंदे फैक्ट्स पूछेंगे कि ये मिनरल कहाँ पाया जाता है, कि ये फलाना संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और कि मलेशिया में मतलब कौन सी खान मतलब वो फेमस है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ज्योग्राफी में थोड़े बाउंसर्स क्वेश्चन भी आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको पढ़े, मतलब बहुत प्रेडिक्टेबल इसमें बन सकते हैं क्वेश्चंस कि लगभग अगर ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आप कर जाएंगे अगर ज्योग्राफी सही से पढ़ी है। घटना चक्र की जो बुक है पूर्वावलोकन, अगर उसको आपने सही से पढ़ा है तो वो आप कर जाएंगे लगभग उन क्वेश्चंस को। तो 20 क्वेश्चंस पे अगर ज्योग्राफी से निकाल रहे हैं तो वो मतलब कवर कर जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स से भी लगभग 30-35 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स आप आई दृष्टि पढ़ रहे हैं, आई दृष्टि करिए, और अगर टाइम मिल पाया 5 दिन में, अगर उसके अलावा टाइम मिल पाया तो कोई घटनासार है या आपकी कोचिंग ने जो कोई भी बुकलेट दी है आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब जो आई दृष्टि से बाहर के क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं, तो उसको आप डाइवर्सिफाई करने के लिए कोई 2 मैगजीन भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आई दृष्टि पर ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि आई दृष्टि के साथ ये है कि पूरा मतलब जितना क्राउड है ना प्रीलिम्स देने वाला, वो सब आई दृष्टि पढ़कर जाएगा। उससे क्वेश्चन आया और तुमने आई दृष्टि नहीं पढ़ी है, वो गलत हुआ, तो फिर वही कि इजी क्वेश्चन तुम गलत कराए और तुम बहुत पीछे हो गए। तो जो सब कर रहे हैं वो तो एटलीस्ट करना ही है आपको, अगर प्रीलिम्स निकालना है। तो उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने का टाइम मिल पाए तो वो आप कर लेना। और उसके बाद है जो अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं, सेंसस वगैरह से, ये चीज़ें अलग से कर लेना। जैसे यूपी सेंसस है, कोई वीडियो देख लेना यूपी सेंसस की, उससे 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं कि सबसे छोटा जिला यूपी का कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है, एससी पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, एसटी पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बजट से यूपी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आरओ के पेपर में क्वेश्चन आया था अभी बजट से, तो सेंट्रल बजट से जो यूनियन बजट होता है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही कि बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है, और कौन सी स्पीसी की क्या IUCN स्टेटस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई नेशनल पार्क कहाँ है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अलग से कवर कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने हैं। यूपी सेंसस पर भी क्वेश्चन लगभग आता है, प्रेडिक्टेबल रहता है, और ऐसे एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स में यह है कि स्कीम्स गवर्नमेंट की पूछते हैं ज़्यादा, वो कि कौन सी स्कीम किस साल में आई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमी में आते हैं। और बाकी उसमें तो यूनियन बजट और यूपी बजट से इकोनॉमिक्स कवर हो जाती है। और इसके अलावा अब मैं बताऊंगा कि एग्जाम डे में आपको क्या करना है। और एग्जाम डे क्या है, मतलब 2 + 2 आवर्स का खेल है और कुछ नहीं है। पूरा साल वो डिसाइड करेंगे आपके 2 घंटे GS1 के और 2 घंटे CSET के, मतलब GS1 और GS2, वो 2 और 2 घंटे आपको परफॉर्म करना है। आप अपनी पीक पर रहेंगे तो प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर जाएंगे, मतलब फिर आप मेंस पक्का लिखेंगे। लेकिन इशू क्या आता है कि जैसे 17 मार्च को प्रीलिम्स है ना, तो 13-14 मार्च से आपको नींद आनी ही बंद हो जाएगी। सब लोगों के साथ ही होता है, मेरे साथ तो मतलब मैंने 5 प्रीलिम्स लिखे हैं अभी तक, 5 प्रीलिम्स दिए हैं, 3 UPSC के और 2 PCS के, और हर बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। लेकिन उसके बाद भी प्रीलिम्स से सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे। तो
जब प्रीलिम्स आता है 3-4 दिन पहले मतलब नींद आनी बंद हो जाती है, रात में उल्टे सीधे सपने आते हैं कि पॉलिटी में आर्टिकल भूल गया हूँ मैं, और ये कमेटी की रिकमेंडेशन क्या आती है, तो रात में ये चीज़ें होती है, तो नींद आनी बंद हो जाती है। तो वो थोड़ा स्लीप शेड्यूल अपना थोड़ा सही करने की ट्राई करें, हो नहीं पाता है, मतलब हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा कम सोचो उसके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये है। और एग्जाम डे में थोड़ा शांत दिमाग से जाना है बिल्कुल। वहाँ पर एग्जाम हॉल के बाहर या सेंटर के बाहर बहुत लोग मिलते हैं कि मैंने 50 बार प्रीलिम्स दिया है, 60 बार प्रीलिम्स दिया है, हर बार निकाला है, मेरे चाचा ये हैं वो हैं, तो उनसे बात नहीं करनी है, फालतू की हवाबाजी करते हैं लोग, तो उनसे बात नहीं करनी है, शांत दिमाग से जाना है। और कुछ रिवाइज करने का है तो एग्जाम सेंटर के बाद रिवाइज कर ले, वरना शांत किस जगह पर जाकर बैठ जाए आराम से, दिमाग को काम रखना है उस दिन। तो ये है। और एग्जाम हॉल में भी जैसे जाएंगे तो शायद 10-15 मिनट पहले हम एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ भी इधर उधर कहीं नहीं देखना है, अपना हेड डाउन करें, अपना शांत दिमाग रखें बिल्कुल। और ये नहीं सोचना कि चीज़ें मुझे याद आ रही है नहीं आ रही है, वो पैनिक करते हैं उस चीज़ से, तो वो चीज़ें नहीं देखनी है। और ये है कि अपना मतलब एक एग्जाम हॉल में मतलब एग्जाम सेंटर पे टाइम से जाना है, एडमिट कार्ड पेन वगैरह अपना मतलब जो बैग वगैरह सब चेक कर लेना, क्योंकि इस चक्कर में बहुत लोग पैनिक करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, शायद 2020 वाला प्रीलिम्स था, मैं टाइम पर नहीं पहुंचा था, दिल्ली में मेरा एम्स था जो वहाँ पर सेंटर था, मेरे थोड़ा फ्लैट से मेरे दूर था, कैब लेट आई और मैं पैनिक कर गया उस एग्जाम में। लेकिन प्रीलिम्स में थोड़ा था कि फिर मैंने क्या किया कि ग्लूकोज का पानी ले गया था, चॉकलेट वगैरह ले गया था, वो खाई, थोड़ा सेटल हुआ। तो प्रीलिम्स में मतलब टाइम से एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, तो वो ऐसा ना हो कि तुम लेट करने चक्कर में हार्ट बीट ऐसे बढ़ जाती है, वो पेपर भी सही नहीं हो पाएगा। तो ये है कि एग्जाम डे में टाइम से पहुंचना है। फिर क्वेश्चन पेपर जैसे ही आएगा आपके पास, तो हो सकता है कि बाउंसर पेपर आए, जैसे मैंने बताया था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ही नहीं आते हैं आपको, शुरू के 10 क्वेश्चन देखे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जनरली ये होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते भी हैं कि ताकि आपको चेक किया जाए कि स्ट्रेस दे स्टार्टिंग में, आपका क्या रिएक्शन आता है। तो एलिमिनेशन गेम ही है, मतलब प्रीलिम्स में क्या है, एलिमिनेट ही तो करने हैं उनको, ऐसे कैंडिडेट्स जो स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से डरना नहीं है, पूरा पेपर मतलब ऐसा नहीं आएगा कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है तो सारे ही डिफिकल्ट आएगा, तो क्वेश्चन हो सकते हैं डिफिकल्ट। और फिर ये है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है लोगों को पेपर में कि 150 क्वेश्चन कैसे करें 120 मिनट में। तो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन पर ना ज़्यादा टाइम दे देते हैं। जैसे क्या है कि कोई क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4, 5, 6 हम 3 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जैसे, तो 4th क्वेश्चन आपको शॉर्ट आता है, OMR में लगाया, भरा उसको, और उस पर 2 टिक आपने मार दिए कि मतलब ये क्वेश्चन अब हो गया है, ये क्वेश्चन नहीं देखना है दोबारा। 5वां क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल नहीं आता है, उस पर आप काटी मार दें, क्योंकि वो अटेम्प्ट नहीं करना है आपको पूरे पेपर में, क्योंकि उसका कोई ना क्वेश्चन का आइडिया ना चारों ऑप्शन का आइडिया है, तो उस क्वेश्चन को काटी मार दे, उस पर दोबारा आना ही नहीं है। 6ठा क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में डाउट है, या क्वेश्चन पढ़ा है उसका आंसर याद नहीं आ रहा है उस टाइम पर, तो उस पर आप कुछ मार्क लगा दें। जैसे मैं R लगा देता था कि ये जो दूसरे राउंड में आऊंगा तो मैं उसको रिवाइज करूंगा, तो उस पर R साइन बना दे, या अपना कुछ भी लिख दे जो आपको सही लगता है, एक मार्कर होना चाहिए उस पर कि इस क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना है, तो इससे टाइम आपका बचेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब लास्ट में 5-10 मिनट बच जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर में, तो फिर ये होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कौन सा नहीं करा है, कौन सा करा है, तो पहले से ही वो जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, हाथ क्या तो OMR में भरते रहे, वो तो पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हमको सोल्व कर दिया है, या क्वेश्चन हमको सोल्व नहीं करना है, या रिवाइज करना है, तो थोड़ा टाइम उससे बचेगा। और ऐसे ही कोई पेज है जैसे वो आपका डिसाइड हो चुका है, पूरा का पूरा पेज आपने कर लिया है, तो उस पेज पर शुरू से आखिरी तक काटा मार दे, ताकि उस पेज को हम दोबारा नहीं देखें। वो जल्दी जल्दी पेज पलटते हैं ना लास्ट में, जब एग्जामिनर कॉपी लेने आता है तो वो पेज पलटते हैं जल्दी जल्दी, तो उसमें कम से कम ये होगा कि जो पेज हमने कर लिया है उसको हमें नहीं देखना है। 1-2 क्वेश्चन अगर हमारे बन जा रहे हैं, कि 1-2 क्वेश्चन से भी कट ऑफ के आप इस पार और उस पार हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी आपका पूरा साल डिसाइड कर सकता है, तो ये करना है। और क्वेश्चन सोल्व करते हुए ये है कि लॉजिक्स थोड़े लगाने हैं, जो एलिमिनेशन टेक्निक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस में नहीं लग पाती है, मतलब जो मैथ्स पार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें लॉजिक आप लगा सकते हैं कि 4 दिए हुए हैं मैथ्स करने के लिए, आपको 1 आता है 2 आता है, उससे आप लॉजिक लगा सकते हैं, और ऐसे एलिमिनेशन कर सकते हैं कि किसी चीज़ का। और हम मोस्टली क्या होता है कि 2 ऑप्शंस में फंस जाते हैं प्रीलिम्स में कि ये होगा, ये होगा, A या B होगा, तो ऐसे में जिन भी 2 ऑप्शंस में आप फंस रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन जरूर करके आना, उससे आपको फायदा ही मिलेगा नेट करेक्ट। कुछ लोग होते हैं कि मतलब मेरे तो सारे ही गलत हो जाते हैं, तो वही है कि आप प्रीलिम्स के बाद मतलब फिर मंदिर जाए, भगवान को प्रसाद चढ़ाए कि थोड़ा लक भी हमारे साथ दे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का गेम मैथ्स भी यही बोलता है कि अगर आपने मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शंस थे, तो 25-25 ठीक होंगे, इनकेस आपके 20 भी ठीक होते हैं उसमें, चलो मान लिया,
आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 20 ठीक हुए और 30 गलत हो गए, तब भी आपके 30 गलत में से 10 क्वेश्चन कट जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट आपको होगा उन 50 क्वेश्चन में। और ऐसा नहीं होगा कि 20 क्वेश्चन से ठीक होंगे, उसका रेशियो ये रहेगा कि 30 क्वेश्चन ठीक होंगे और 20 गलत होंगे। तो 30 क्वेश्चन ठीक है और 20 गलत है, तो आप मान लो लगभग 23 क्वेश्चन को आपको नेट प्रॉफिट उसमें 50 क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो जो 2 ऑप्शन में आपके कंफ्यूजन होगा, वो 2 ऑप्शन आपको सबको वो करने हैं। ऐसे ही साथ साथ OMR में मार्क करना है, और ये ध्यान देना है OMR में मार्क करते हुए लोग क्या करते हैं कि सपोज 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में सारे एक साथ हम मार्क करेंगे, और पहला ही बोल रहा हो 11 नंबर से भरना स्टार्ट कर देते हैं, वो क्वेश्चन वो शिफ्ट होता चला जाता है, पूरी OMR गलत भर देते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं प्रीलिम्स में। तो OMR में बहुत ध्यान से बोला पड़ना है कि 11वें क्वेश्चन का 11वें, 12वें का 12वें, वो देखते रहना बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि फ्लो में भर दिया और पूरा गलत भर रखा है। तो OMR में ऐसा करना है। और पेपर करते हुए आपको लगभग 2 राउंड्स में पेपर करने हैं, बेसिकली मोटा मोटा जो होता है। पहले राउंड में लगभग 80-85 क्वेश्चन आपके हो जाए, वो काफी है। और दूसरे राउंड में वो जो R लगाया होगा जिन क्वेश्चन पर, वो करने हैं। और ये है कि ज्यादा टाइम क्वेश्चन पर नहीं देना है, वहां डिसीजन आपको लेना है। 2 घंटे का ही टाइम है, 2 घंटे में उस क्वेश्चन को करने का डिसीजन आपको लेना है, वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा इनकेस अगर कट ऑफ के उस पार जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर 90 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है तो 90 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आते होंगे, तो थोड़ा रिस्क वहां पर लेना पड़ेगा। और ये है कि बाकी जो 2 राउंड ये बच जाएंगे, हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो वो 3rd राउंड आप लें, उसमें 5-6 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आप कर पाएंगे। लगभग 130-135 क्वेश्चन आप पहले 2 राउंड में कर लेंगे, और जो 5-6 क्वेश्चन है जो आपको रिस्क है, उसके बाद 3rd राउंड में तभी लगाना जब 2 राउंड में आपका जितना कॉन्फिडेंस होगा ना, अगर लग गया कि उन 130-135 क्वेश्चन में आपके लगभग 100 नेट करेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो फिर वो 5-6 क्वेश्चन मत लगाना। लेकिन इनकेस लग रहा है कि प्रीलिम्स में मतलब डाइसी हो सकता है, इधर भी हो सकते हैं उधर भी हो सकते हैं, तो थोड़ा रिस्क ले लेना चाहिए वहां पर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि 110 क्वेश्चन ही करके आए हैं कि मेरी तो एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, 110 क्वेश्चन करके आऊंगा और उसमें कट ऑफ क्लियर कर दूंगा। लेकिन जनरली ये होता है कि जीएस के पेपर्स में इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। मैं अपना ही बताता हूँ, मैंने दोनों टाइम में लगभग 140 और 142 क्वेश्चन किए थे, और पहले टाइम में मेरे लगभग 90 क्वेश्चन नेट करेक्ट थे, और दूसरे टाइम में मेरे 100+ नेट करेक्ट थे, 100 क्वेश्चन ही नेट करेक्ट आए थे मेरे। तो ये है कि प्रीलिम्स में जो कट ऑफ जा रहा है लगभग 85 क्वेश्चन 87 क्वेश्चन के आसपास का कट ऑफ जा रहा है अब तक, तो उससे आप लगभग 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें। इसका रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि एक तो पेपर में क्वेश्चंस बहुत गलत आते हैं। इस बार जैसे मैं इंटरव्यू में भी गया था, तो आयोग के चेयरमैन आए थे वहां पर इंटरव्यू में, तो लोगों ने शिकायत भी की थी कि मतलब क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, आंसर की गलत आती है। तो उन्होंने ही बोला था कि वो इम्प्रूव करने ट्राई करते हैं, तो होपफुली इस बार गलत क्वेश्चंस ना आए। फिर क्वेश्चन गलत बनने के बाद उसके बाद क्या होता है, आंसर की भी गलत दे देते हैं उसमें, फिर हम ये कंफ्यूजन रहता है कि अब कट ऑफ क्लियर हो गया नहीं। 95 वाले भी ऐसा होता है कि 95 वालों के लिए भी कि वो 10 क्वेश्चन का गेम है जिसमें आंसर की गलत आई है, डिस्प्यूट चल रहा है, आप मतलब आयोग को अपना भेजेंगे जो कि ये इसका आंसर ये सही होगा, तो आयोग में आप भेजते हैं, तो वो चीजें चलती रहती हैं। तो उसको मतलब उस चीज से अलग होने के लिए आपको क्वेश्चन ही इतने नेट करेक्ट कर जाए ना, तो 100+ का आप टारगेट बनाओ, तो उसके बाद फिर प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, आप अगले दिन से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट करो उसके बाद। वरना ये होगा कि लगभग 17 मार्च को अगर इस बार प्रीलिम्स हो रहा है, तो आपका लगभग 1 मई के आसपास रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, तो आप 45 दिन आप इस चीज में वेस्ट करेंगे कि प्रीलिम्स हो रहा है नहीं हो रहा है, मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्रीलिम्स में इतना स्कोर कंफर्टेबल बनाएं कि अगले दिन से आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। और वही है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट अपने अकॉर्डिंग करें, 130 से 140 क्वेश्चन तो लगभग आप अटेम्प्ट करें, और उससे कम में मतलब आप अपनी एक्यूरेसी अगर किसी की बहुत ज्यादा है तो थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन मैं तो इतने क्वेश्चंस मैं करता था। उसके बाद पहला पेपर आपने किया, उसके बाद सीसेट का पेपर आएगा। अब सीसेट के पेपर में पहले तो सीसेट के जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलो, थोड़े स्नैक्स वगैरह लो, और फिर सीसेट का पढ़ना स्टार्ट करो। वहां ना लोगों से पेपर 1 का डिस्कशन नहीं करना है, वहां भी ऐसे लोग मिलेंगे, हवाबाज लोग मिलेंगे कि इस बार तो बहुत इजी पेपर आया है, मुझे सारा आता था, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो इस टाइप के लोग मिलते हैं कि मेरा वही 50 बार प्रीलिम्स हुआ है, हर बार मैं देखता हूँ, तो इस टाइप के लोग मिलेंगे वहां पर, उनसे थोड़ा बचना है। और यही कि इजी पेपर आया है, ऐसा तो नहीं आया है कि हर बार मतलब इजी डिफिकल्ट आ रहा था, इस बार इजी आ गया है, मुझे सारा पेपर आता था। उन लोगों का भी प्रीलिम्स भी नहीं होता है बेसिकली। तो आपको इन लोगों से दूर रहना है, स्नैक्स लो, और उसके बाद सीसेट की प्रिपरेशन करो। 3 घंटे मिलते हैं, लगभग 1-1.5 घंटा सीसेट की वीडियो देख लो प्रीवियस ईयर की, वो 2x पर चलाओ, सारे सीसेट के कवर हो जाएंगे। और उसके बाद सीसेट का पेपर में जाओ,
और लगभग सीसेट में भी ये है कि 65+ क्वेश्चन आपको कर लो, हो जाएंगे और इजीली। अगर आप कोई मैथ्स और रीजनिंग में वीक भी है ना, तो वो तब भी 65+ क्वेश्चन कर जाएगा। सीसेट में ऐसा नहीं है कि 33 क्वेश्चन कर दिया और उसके बाद आप बैठ गए डाउन करके। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे पूरे देने हैं सीसेट में भी, क्योंकि बहुत लोगों का सीसेट नहीं निकल पाता है इस वजह से। और ये है कि जैसे मेरा मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बाद भी मैं दोनों चीजें बाद में करता था, क्योंकि इनके क्वेश्चंस में क्या होता है, टाइम लगता है। फिर ये है कि इनमें टाइम लगाते चले गए और 2 घंटे में तुम 80 क्वेश्चन तक ही पहुंचे। लास्ट के 20 क्वेश्चन देखे तुमने, बहुत ईजी थे वो, तुम 10 मिनट में ही 20 क्वेश्चन कर जाते। तो पहले मैं ऐसा करता था कि इंग्लिश, हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन पहले कर लो, और उसके बाद जब ये आपका सेक्शन कवर हो जाएगा उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करो। उसमें भी ऐसे लगाना कि जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो, डबल टिक लगाया, मैथ्स और रीजनिंग का है, एम वाले पर एम लिख दिया या रीजनिंग वाले पर आर लिख दिया, तो वो बाद में दोबारा आएंगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर जाएंगे, आप वो इंटरपर्सनल स्किल्स वाले हिंदी के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। तो ये है। और इसके बाद मतलब मैं अपने आपके डाउट से लूंगा, और जैसे कि सेशन मैंने रश्मिरति से स्टार्ट किया था, तो मैं एंड भी इसी से ही करूंगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब डाउट्स आप पूछ सकते हैं, जिसको जो भी डाउट्स हो। ये तो हो गया जिनका अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, जो अभी फ्रेशर हैं स्टार्ट किए हैं उनके लिए थोड़ा सोल्यूशन। हाँ, जो स्टार्ट किए हैं उनके लिए मतलब मैं प्री और मेंस की दोनों की स्ट्रेटजी बतानी है। हाँ, 2025 के प्रीलिम्स के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, अब बैठ जाइए, हाँ मैं बताता हूँ। तो 2025 के प्रीलिम्स में वही है, घटना चक्र आप पूर्वावलोकन है उनको आप कर लें, लगभग ज्योग्राफी की आप कर लें, हिस्ट्री की और साइंस की, और एक यूपी स्पेशल की आती है वो आप कवर कर लें, घटना चक्र। आई दृष्टि सबको बाद में ही करनी है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़े इसमें, और लक्ष्मीकांत क्योंकि थोड़ा मेंस में भी हेल्प करेगी आपको। और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे कि राज्यसभा में किसी स्टेट की कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, या किसी स्टेट की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप वो अलग से नोट्स बना ले, पॉलिटी में से बाहर नहीं जाएगा। और यूपी स्पेशल आप वही स्टेट स्पेसिफिक से कर लेंगे, और बजट है, यूपी सेंसस है, इन सब चीज़ों को प्रीलिम्स में देख लीजिएगा। सीसेट का मैंने बता दिया है। और मेंस के लिए है, मेंस असली मतलब कंपटीशन है इस एग्जाम में। तो 2025 के मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोर्सेज, मतलब मेरी एक पहले वीडियो भी है यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं, लेकिन सोर्सेज एक बार और मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मैंने की थी, और पूनम दलाल भैया की एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम में, वो बुक आती है लेकिन टाटा मैकग्रो पब्लिकेशन की, उसको एज ए रेफरेंस बुक मैंने यूज़ किया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही सब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। और सोसाइटी के लिए 2 एनसीईआरटीज आती हैं, इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये 2 बुक्स थी, उनको मैंने फॉलो किया था। बाकी किसी भी कोचिंग का जो आपको मटेरियल मिलेगा वो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में वैल्यू एडिशन के लिए। सोसाइटी का पेपर ऐसा है, GS1 में मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब लोग कर लेते हैं, सोसाइटी को थोड़ा मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वो गेम चेंजर होता है। जिसने सोसाइटी के क्वेश्चन अच्छे करे होंगे GS1 में उसका स्कोर अच्छा आएगा। और इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स वाइज आप गूगल कर लें, उससे आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा मतलब जितने टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं सिलेबस में, केवल वही करें, वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी है। क्वेश्चंस भी कम ही मतलब पूछते हैं, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए अगर आपको इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में, तो आप एक सीरीज है प्रधानमंत्री सीरीज, मैंने वो देखी, उसका सीजन 1 देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, तो वो आप देख सकते हैं। और एक एनसीईआरटी आती है, वो एनसीईआरटी तो पॉलिटी की है, लेकिन काम आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आएगी। इंग्लिश में उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है, दूसरे पेपर्स में भी आपको हेल्प करेगी, तो वो आप पढ़िएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है बुक। और इसके बाद फिर GS2 का जो आएगा, GS2 में मैंने वही लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और कोचिंग जो किसी भी कोचिंग की आप जो ईयरली कंपाइलेशन होती है वो कर लें। ऐसे ही जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है, आप अपना कोचिंग का मटेरियल उसमें पढ़ें। और इसमें कोई बुक तो स्टैंडर्ड नहीं है गवर्नेंस में और सोशल जस्टिस में, तो कोचिंग का मटेरियल जो क्लास नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसको फोकस करें। उसके अलावा ARC रिपोर्ट है, उसको देख लें, और उसमें भी फैक्ट्स वगैरह आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से उससे मिल जाएंगे। up.gov.nic.in है, यूपी के लिए है। ऐसे ही mygov.nic.in है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। प्रधानमंत्री के जो पेज है, माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो फॉलो कर लें।
जो एडवर्टीजमेंट आते हैं ना न्यूज़पेपर में, उसमें भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया जाता है कि इतने लाभार्थी हुए हैं और इस स्कीम का ये आउटपुट निकल कर आ रहा है। कुछ टैगलाइंस भी होती हैं जैसे हर घर नल योजना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो आप नोट डाउन कर ले। वो ना कैची चीज़ें होती हैं, तो GS2 में वो आपको हेल्प करेगी। ऐसे ही IR में, न्यूज़पेपर ही IR में कवर कर ले, न्यूज़पेपर इनफ रहेगा। और न्यूज़पेपर से IR में आप वो चीज़ें निकालें, कैची, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह निकालें उसमें। ऐसे GS3 के लिए इकोनॉमिक्स में आप क्लास नोट्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ें, बजट पढ़ लें। और ये है कि इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह, सर्वे वगैरह पढ़ें। और एनवायरनमेंट में भी ऐसे जो कोचिंग के नोट्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए। और क्या है, सिक्योरिटी का आता है, मैंने टाटा मैग्रो-हिल की बुक पढ़ी थी सिक्योरिटी के लिए। और क्या बचा उसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट NDMA गाइडलाइंस पढ़ी थी। एथिक्स में भी आप कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो कर लें। GS वर्ल्ड के भी मैंने नोट्स उसमें पढ़े थे एथिक्स के लिए, काफ़ी ठीक ठाक नोट्स थे मतलब इनके। एथिक्स का पेपर ये है कि एथिक्स के पेपर में आपको एग्जाम्पल्स काफ़ी देने पड़ेंगे, उसमें डिफरेंट फील्ड से आप एग्जाम्पल्स दें। और उसके बाद यूपी स्पेशल का जो पेपर आता है, यूपी स्पेशल में जो भी आपका कोचिंग के नोट्स हैं उनको पढ़ें। और जो यूपी स्पेशल का मेरे साल में तो ये था कि कंटेंट थोड़ा कम था, मार्केट में मतलब नया पेपर आया था तो कंटेंट कम था। इस साल आप थोड़े सोर्सेज आप देखना, एक्सप्लोर थोड़े सोर्सेज करना कि क्या क्या नया मटेरियल मार्केट में सही चल रहा है, तो GS 5 और 6 के लिए कर लेना। और बाकी इंटरव्यू स्टेज का ये है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो मेंस के बाद ही कवर करेंगे। और कोई डाउट? NCERT का ये है कि NCERT 11th-12th की आप कर लो। बेसिकली 11th-12th के NCERTs अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो 9th-10th की कर लो। 6 to 12th NCERTs का अगर 2025 में टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम नहीं मिल पाएगा। और NCERT ऐसे पढ़नी है कि पहले सिलेबस आप देखो, प्रिपरेशन के लिए भी सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो उसके बाद देखना है क्या टॉपिक्स आयोग पूछ रहा है। तो NCERTs पहले स्टार्टिंग में 1-2 रीडिंग में NCERT का जिस्ट ले ले कि वो कहना क्या चाहती है, उसका बेसिक मतलब समरी क्या है, तो वो देख लें। उसके बाद 3-4 जब रीडिंग हो जाए NCERT के, आप नोट्स बना लें, उसके बाद में नोट्स को पढ़ें। और NCERTs में वही उसी एरिया में फोकस करें जहां आयोग फोकस कर रहा है। NCERT बेसिकली आपका बेस होगी प्रिपरेशन का। अगर NCERTs आपकी कवर्ड है तो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही समझ में आ रही है या किसी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन ही है तो आप NCERTs स्किप भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि NCERTs पढ़नी है। जैसे पॉलिटिकली मैंने कोई NCERT नहीं पढ़ी है, मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पर गया था, वो समझ में आई, तो केवल आप उससे ही कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी है, स्पेक्ट्रम ज़्यादा मतलब अगर समझ में आ रही है तो मॉडर्न हिस्ट्री के NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो NCERTs को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। और कोई डाउट? न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए तो मैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ही पढ़ता था, तो हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर तो मुझे नहीं पता है। और हिंदी मीडियम में जनरली कोचिंग के जो नोट्स चलते हैं ना, आप वो देख लेना। जो GS वर्ल्ड भी कंपाइलेशन निकालता है ना, आप उसको देख लेना हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण का ही आता है और ज़्यादा रिलेवेंट मुझे लगता नहीं है। मैंने इंटरव्यू के टाइम पढ़ा था हिंदी का न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण पढ़ता था या कभी कभी जनसत्ता पढ़ता था, तो एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंसी मुझे नहीं लगी थी उसकी। अच्छा, ये आया डाउट कि ज़्यादा प्रीलिम्स पर जोर दें। हाँ, तो प्रीलिम्स का ये है कि अभी टेस्ट सीरीज वगैरह थोड़ा लगाओ, आप 1-2 टेस्ट देकर देखो। प्रीलिम्स का मैंने और बताया था, आप प्रीलिम्स से रिलेटेड डाउट्स भी पूछें। जब प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है तो आप GS वर्ल्ड की भी लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज। मैंने GS वर्ल्ड के टेस्ट देखे थे 1-2, तो ठीक थे। मतलब मैंने 2022 के टाइम में दिए थे, 2023 के टाइम में मैंने कोई GS वर्ल्ड का टेस्ट नहीं दिया था, तो तब दिए थे, तब ठीक ठाक थे। तो अब पता नहीं क्या क्वालिटी है, मतलब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, पूछे, डाउट था किसी का? सर अभी आपने जैसे बताया था करंट अफेयर्स के बारे में 30-35% कवर कर सकते हैं। सर मैं पिछले 6-7 से 8 महीने से एक डिफरेंस मैगजीन फॉलो कर रहा हूँ करंट अफेयर्स। सर मैंने आई दृष्टि नहीं पढ़ी अभी तक, तो क्या मुझे अपनी रेफरेंस उसको फॉलो करना चाहिए, पूरी सिलेबस करना चाहिए, मुझे आई दृष्टि फॉलो करनी चाहिए? हाँ, अगर आपने रेफरेंस बुक पढ़ी है ना तो आपने लगभग सारा करंट अफेयर्स उससे कवर कर लिया है। एक बार आई दृष्टि को देख लेना, उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि आपके अगर रेफरेंस बुक आपने पढ़ी है 90% आपका आई दृष्टि कवर हो गया है। बाकी की जो 10% चीजें हैं आई दृष्टि आप 1-2 दिन में फिर देख लीजिएगा। जो अलग चीजें होंगी वो नोट डाउन कर लो, बस हो गया। आई दृष्टि मिस नहीं होगी उससे कि एक बार उसको गो थ्रू कर लो, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, 8-9 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, तो आई दृष्टि 90% या 95% आपकी कवर्ड होगी। जो नई चीजें हैं वो देख लेना उससे।
हाँ बिल्कुल करेगी, अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल करेगी। और करंट अफेयर्स ना मतलब जैसे आर वाले भी है, इन्होंने आई दृष्टि अच्छे से पढ़ी होगी और वो दोबारा प्रीलिम्स देंगे पीसीएस का, तो वो उनके ज्यादा चांसेस बनते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स उनका स्ट्रॉन्ग हुआ। तो करंट अफेयर्स गेम चेंजर तो है। और कोई डाउट? सर रिवीजन कैसे करना था? जैसे कोई चीज पढ़ लेते हैं, मतलब पीछे वाला भूल जाता है, हाँ बार बार उसको तो उनको मतलब रिवीजन करने की पड़ेगा नहीं करता है। मन तो देखिए, पढ़ने का मन किसका करता है? अच्छा यहाँ ये बताइए, आईएएस बनने का किसका करता है? आंसर आपको मिल गया है। मतलब अगर आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का मन करता है तो पढ़ने का भी मन करना ही पड़ेगा। मन किसी का नहीं करता, मेरा भी कभी नहीं करता था मन। तो कौन पढ़ना चाहता है? मतलब दोस्तों के साथ घूमो खेलो फिरो ये सब का रहता है, तो लेकिन मन तो बनाना पड़ता है। आपका रिवीजन का डाउट आया था, तो रिवीजन ये है कि आपको बार बार करना ही पड़ेगा। ये मतलब रिग्रेस एक्सरसाइज है, बोरिंग भी लगेगी बहुत चीज कि एक चीज बार बार पढ़ रहे हैं। और अभी तो आप स्टार्टिंग में हो शायद प्रिपरेशन के, जब 5-6 साल हो जाएंगे ना फिर मतलब ऐसा लगेगा लक्ष्मीकांत यार 30 बार पढ़ ली है, 31वीं बार में मतलब कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन वो करना पड़ेगा आपको रिवीजन, ये बोरिंग चीज है लेकिन करना पड़ेगा। एग्जाम निकालना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन में स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको, बाद में टाइम नहीं लगेगा। हाँ फोन का है डिस्ट्रैक्शन, कम से कम अभी 15 दिन तो इससे दूर रहे। सोशल मीडिया के जितने आपने अकाउंट्स बना रखे हैं ना सब डीएक्टिवेट कर दे। एक केवल टेलीग्राम चलाए, उसमें भी जो इधर उधर के चैनल्स है ना सबको म्यूट कर देना। जो केवल जिसमें एग्जाम रिलेटेड कुछ चीज आ रही है, अपडेट आ रही है, केवल उनको रखना। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब हटा दो। हाँ यही होता है। मैं भी मतलब लाइब्रेरी में बैठता था कि चलो 1 घंटे पढ़ लिया है, अब 10 मिनट रील्स देख लेता हूँ, और वो 10 मिनट ना वो 2 घंटे 3 घंटे लगते थे उस चीज में। वो रील्स खत्म ही नहीं होती है कभी भी, वो चलती रहती है, ऐसे स्क्रॉल चलता है। तो उससे मतलब उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है ना तो थोड़ा कंट्रोल करना है। और रील्स का ऐसा आजकल ये भी ट्रेंड चल गया है कि रॉयल एंट्री देखी किसी आईएएस ऑफिसर की, मोटिवेट हो गए ऐसे अब तो आईएएस ही बनना है। वो चीजें थोड़ी शॉर्ट टर्म है, आप थोड़ा मोटिवेशन अपना अंदर से लाएं। तो रील्स वगैरह पर थोड़ा भी कंट्रोल रखें पेपर अगर निकालने। हाँ उसमें भी यही है कि जो नई ई दृष्टि आई है, मैंने पढ़ी नहीं है ये वाली ई दृष्टि, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उसमें भी वही चीजें रिपीट होगी। करंट अफेयर्स तो वही है ना, आर में भी वही है कि इसमें भी वही है कि थोड़ा अपडेटेड ही तो आएगी वो, तो जो अपडेटेड है उसमें कवर्ड होगा। हाँ अगर वो पढ़ रखी है, काफी रिवीजन उसके किए हुए हैं तो वो पढ़ लें, और जो नई वाली आई दृष्टि है उसमें नई चीजें निकाल ले, बस उसमें रिपीट होगी चीजें वही 80% के आसपास उसमें भी रिपीट होगा। 1-2 महीने का जो एक्स्ट्रा है वो उसमें कवर हो जाएगा। उसमें यह है कि बेसिकली उसमें दिक्कत क्या आती है कि ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक तो इस चीज में मतलब इसको मैं बाद में एड्रेस करूंगा। एक चीज और मुझे ध्यान आई कि ना पीसीएस में बहुत बार ऑप्शन सफल करके रखता है कि जरूरी नहीं है ये वाला ऑप्शन ए ही होगा, ओनली 1 करेक्ट ए ही होगा, वो सी में भी दे देता है। तो उसको भी ध्यान रखना। मेरे साथ 2022 वाले टाइम में हुआ था, 4 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे इस चीज में, बहुत इजी क्वेश्चन थे और उसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, मैं सी लगाया बोथ 1 और 2। उसमें सी में दे रखा है कि ओनली 1 और ओनली 2, तो इस टाइप के दे रखे थे। और जैसे एसेप्शन रीजनिंग वाले हैं उसमें ना ए स्टेटमेंट के आगे कुछ कनेक्टिंग चीज लगाए, वाई, बिकॉज, एज, तो उससे सेंस बन रही है। तो वो दोनों स्टेटमेंट ठीक तो हैं, वो हमें पता है, तो वो एक्सप्लेनेशन उसका है तो ठीक है। मतलब दोनों चीजें बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए, तो उससे थोड़ा अंदाजा लग पाता है कि एज या वाई, बिकॉज, वो चीजें लगाएं तो उसमें आपको पता लगेगा कि वो एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। और कोई देखो, अगर प्री के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ठीक ठाक अगर आपकी प्रिपरेशन है तो मेंस निकालना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ये नहीं पढ़ा है तो प्री के बाद आपको मेंस में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पॉसिबल तो है, पॉसिबल हर चीज है, 4 महीने में मेंस निकल जाएगा, लेकिन एफर्ट्स उतने ही लगाने पड़ेंगे। आपके मेंस जितना प्री से पहले स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको हेल्प तो करेगा। लेकिन मेंस की प्रिपरेशन 4.5 महीने बहुत पॉसिबल है, एटलीस्ट पीसीएस के लिए तो है, क्योंकि अब तो ऑप्शनल भी हट गया है। ऑप्शनल बहुत टाइम लेता था, यूपी स्पेशल आप जल्दी कर लेते हैं तो यूपी का आपका हो जाएगा। अभी एक डाउट आया कि इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं। इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी,
ठीक है, बेसिक्स मतलब कवर हो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो पेपर आ रहा है वो कोचिंग मटेरियल से ही मैंने पढ़ा था, तो वही ज़्यादा मुझे हेल्पफुल रहा था। तो एनसीईआरटी मुझे इतनी हेल्प नहीं की थी। अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ने में इशू आता है तो आप वो देख लें, मतलब इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी आती है, वो आप कवर हो जाएगी। दूसरा डाउट है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स अभी जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स 5 दिन पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आपको दिख रही है ना कि ये चीज़ मुझे याद नहीं हो पा रही है, तो वो एक लाइन में लिख ले। पॉलिटी है, जैसे पॉलिटी में कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो एक लाइन में लिख ले, साथ में जो पढ़ रहे हैं वो लिखते चले जाएं। अलग से नोट्स नहीं बनाने कि आज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें मतलब याद नहीं हो पा रही है तो उसको एक लाइन में 2 लाइन में आप लिखते चले जाएं। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाने हैं अब तो, मतलब शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं कि 15 और 16 तारीख को आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। या 17 तारीख की सुबह को आपको क्या पढ़ना है, वो 15-20 पेज के नोट्स हो तो वो आप रिवाइज करें, तो उससे मतलब आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। इसमें भी ये शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे तो एंड में कैसे रिवाइज करेंगे? पूरी घटना चक्र पूर्वावलोकन थोड़ी पढ़ेंगे आप 15-16 तारीख को, तब तो अपने नोट्स ही पढ़ेंगे। और या जीएस पॉइंटर से घटना चक्र के आप वो पढ़ सकते हैं। और ये है कि अगर जरूरी है तो क्या प्रत्येक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? हाँ मतलब सब सब्जेक्ट के बना ले तो अच्छा है, जिसके नहीं बन पा रहे हैं उसके लिए और रिवीजन का जो तरीका है आपका बुक में कुछ हाईलाइट कर रखा है, स्टिक नोट चिपका रखे हैं तो वो पढ़ लें आप। हाँ हाँ तो शुरू में वही पैनिक नहीं होना है ना। आप स्टार्टिंग जब हाँ भाई आपको जब पता है ना कि ये मुसीबत आपके सामने आने वाली है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा आपको पता है 3-4 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे अच्छा मैं बताता हूँ ना, आप क्वेश्चन पेपर ही 20 नंबर से स्टार्ट कर दो, तब तो डिफिकल्ट नहीं आएंगे ना। हाँ वो होता है तो उसको आपको टैकल करना है, यही तो गेम है। वही मन में हमारी यही रहता है कि पीछे क्या होगा आगे क्या होगा, ये नहीं देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही डिसीजन लेना है। और जो इस चीज को टैकल कर पाएगा वही प्रीलिम्स क्लियर करेगा। अगर वो सोचते रहेंगे ना कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पीछे भी ऐसे होंगे आगे भी ऐसे होंगे, वो फील सबको होता है। वो मेरे साथ भी होता था कि 5-6 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जनरली मेरे साथ हिस्ट्री में होता था ये चीज कि ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, क्या करूं। लेकिन इजी पोर्शन भी ऐसा आएगा, ऐसा एक पोर्शन भी आएगा जब आपके 10 से 15 क्वेश्चन एकदम ठीक होंगे, तो वो भी चीज है ना। आपको बेसिकली कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं? 150 नहीं करने हैं ना, 100 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन बाउंसर आएंगे, उनको छोड़ भी सकते हैं। मैंने उसके लिए तरीका निकाला था कि यूपीएससी मैंने पढ़ रखा था सारा, तो यूपीएससी के जो कंसेप्ट थे मैंने उनको ही GS 5 और 6 में यूज किया। और यूपी की जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं उनको मैंने फॉलो किया, उससे स्टेट स्पेसिफिक डेटा निकाला। तो जितने भी मैं कंसेप्ट उसमें दे रहा था तो उसमें स्टेट स्पेसिफिक चीजें डालता जा रहा था, फैक्ट्स उसके डल गए तो हो गया वो यूपी स्पेशल। कंसेप्ट तो सेम ही है ना, मतलब पॉलिटी है जैसे फेडरलिज्म है, तो जो और स्टेट्स में फॉलो हो रहा है वो यूपी में हो रहा है, जो नॉर्थ इंडिया में ज्योग्राफी है वो यूपी की है, तो वही चीजें चलती हैं सब। तो उसी चीज को मैंने फॉलो किया था। करंट को कैसे अपडेट किया जाए उसमें, या फिर करंट की जो पूरी साल 2025 की करंट अभी से कैसे फॉलो किया जाए जो 25 के बेस पे लिखी जा सके, अगर लिखी जाए तो कितनी लिखी जाए, कैसा लिखने का फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें सब। हाँ 2025 के करंट अफेयर्स का आया है, तो 2025 में मतलब प्रीलिम्स में ज़्यादा करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर है, मेंस के लिए करंट अफेयर्स है, तो मेंस में करंट अफेयर्स का रोल तो रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं करंट अफेयर्स से, और स्टैटिक की चीजें हैं उसको आप करंट से रिलेट करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स पर फोकस तो करना है। मेंस में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली GS 2 में और GS 3 में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। GS 2 के भी और GS 3 के भी डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड या एग्रीकल्चर की कोई नई स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीजें आप करंट अफेयर्स के लिए सोर्स उसके लिए मतलब न्यूज़पेपर ही फॉलो करो करंट अफेयर्स मेंस के लिए एटलीस्ट। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूज़पेपर ही सॉरी।
प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आई दृष्टि से आपका कवर हो जाएगा, लेकिन मेंस का जो पेपर है, मेंस में न्यूज़पेपर आप फॉलो करो। सर इसकी आंसर राइटिंग कैसे पूछते हैं? आंसर राइटिंग है कि जब आपका कंटेंट बन जाएगा, थोड़ा सा बेसिक कवर हो जाएगा, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। अपना ग्रुप बना लें, उनसे आप आंसर इवेल्युएट करें, अपने टीचर से इवेल्युएट करें। जैसे टीचर्स आते हैं, तो मैं कोचिंग में ये करता था अपनी, कि जैसे टीचर आया तो उससे थोड़ा टाइम लो, उसके पीछे भागना पड़ता है थोड़ा टीचर के, उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि सर मेरा आंसर इवेल्युएट कर दो, तो उनका जो फीडबैक है वो सही मिलेगा आपको। तो आंसर राइटिंग ऐसे करें। और किसी ने शायद डायग्राम पर पूछा था, डायग्राम्स आप बनाएं आंसर राइटिंग में, मतलब अच्छा लगता है कि एग्जाम में डायग्राम पढ़ता है, लेकिन ओवरडू नहीं करना है डायग्राम्स को, कि आंसर में कंटेंट कुछ नहीं है, डायग्राम बना रखे हैं, फ्लो चार्ट बना रखे हैं, काफी अच्छा सजा रखा है, तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे राइटिंग का भी है, जैसे मेरी राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन कंटेंट मेरा ठीक ठाक रहता था मेंस में, तो कंटेंट पहले बनाए अपना, जितना स्ट्रॉन्ग आपका कंटेंट होगा उतने ही अच्छे, मतलब डायग्राम उस पर अच्छे लगेंगे, तो कंटेंट अपना मेन इंपॉर्टेंट रखें। सर हेडिंग मतलब ब्लैक पेन से डाली जाती है? किसी भी पेन से डालो आप, ब्लैक और ब्लू का चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा मेंस में। हाँ, एक ही पेन से आप लिख दो। एक और डाउट आया है सर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। टाइम मैनेजमेंट का मैंने बताया था, विभेद करने में समर्थ हूँ कि एक विषय को कुछ समय तक पढ़ूं या फिर प्रतिदिन प्रत्येक विषय को। सब्जेक्ट का यह है कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें, जितना मतलब जो आप सब्जेक्ट को पढ़ें। जैसे किसी को लगता है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें तो 2 पढ़ें, अब तो लेकिन अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इतना टाइम कम है। लेकिन अगर 2025 की कोई तैयारी कर रहा है तो 1 या 2 सब्जेक्ट जैसे आप कंफर्टेबल हो वो पढ़ सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें। वो मतलब मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि आपको मतलब कि सब एक दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 पढ़ने हैं। मैं तो 1 पढ़ता था, मुझे वो ठीक लगता था। काफ़ी वो लोग हैं मेरे सिलेक्टेड दोस्त हैं, वो 2 पढ़ते थे, तो सबकी अलग अलग रहती है स्ट्रेटजी। एक और ले लेते हैं उसमें से, क्रमोत्तर लेखन का अभ्यास कैसे करना चाहिए, मैंने बता दिया है। क्या तैयारी आरंभ करने के तुरंत बाद उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहिए? स्टार्ट करने के एकदम बाद नहीं, जब स्टार्टिंग में आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आंसर राइटिंग में क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं उसमें लिखा जाएगा। थोड़ा कंटेंट अपना बनाए, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। ये कवर हो गया। और कोई डाउट हो किसी का, पूछे। हैंड राइटिंग मतलब मेरी खुद नहीं ठीक हुई, मैं कैसे बताऊँ आपको। हैंड राइटिंग जनरली जिसकी ना बचपन से खराब होती है उसकी बचपन से होती है। मेरी फर्स्ट क्लास से हैंड राइटिंग खराब है, कभी नहीं सुधरी है, बहुत ट्राई कर लिया है मैंने। लेजिबल होनी चाहिए। मेरी हैंड राइटिंग में है कि बिल्कुल बच्चों टाइप की हैंड राइटिंग मेरी आती है, लेकिन समझ में सब आना चाहिए। आपकी राइटिंग गंदी भी है, अगर सब समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी राइटिंग समझ में आती है तभी रैंक 1 आई है, अगर मतलब एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी तो फिर क्या ही फायदा है उसका। तो हैंड राइटिंग गंदी भी है, समझ में आनी चाहिए। थोड़ा खुला खुला लिखने का ट्राई करो, ये है, बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा। रैंक 1 मतलब कैसे आए तो देखिए, रिजल्ट देखने से पहले ना मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। उस दिन 8:30 बजे का रिजल्ट आया था रात में, तो मैं फ्रेंड्स के पास बैठा था। अब मैंने उनको ये बोल दिया, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। अब वो मानकर चल रहे हैं कि ये बंदा मतलब पक्का एसडीएम बनने वाला है। और मेरा था कि मतलब इन केस अगर पीडीएफ में नाम भी नहीं आया ना, पिछली बार नायब तहसीलदार बन चुका हूँ, तो और बोला कि पिछली बार तुक्का लग गया है और इस बार इसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब ये थॉट्स आ रहे थे उस टाइम। तो रैंक 1 ना जिसकी आनी होती है उसको पता नहीं होता है। फ्रेंकली बताऊं, मुझे ना रिजल्ट के 10-15 मिनट बाद तक भी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरी रैंक 1 है। मैं एसडीएम भी बन गया हूँ, ये भी रियलाइज नहीं हुआ था। तो वो ना अपने आप थोड़ा लक आपका थोड़ा फेवर करता है। ये था कि रिजल्ट से पहले एक अंदर से ना 50% ये चल रहा था कि कुछ नहीं होगा, 50% और 40% के आसपास ये था कि पिछली बार नायब तहसीलदार बना था, इस बार डिप्टी जनरल वगैरह कोई ऐसी पोस्ट मिल जाएगी। 10% था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहेगा तो एसडीएम में डीएसपी में से कुछ मिल जाएगा। रैंक 1 की 0% उम्मीद थी। हाँ, और ये पेपर 5 और 6 का हमने एड्रेस कर दिया था, डाउट आया था। जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो लॉन्ग नोट्स बन जाता है, क्या करें। शॉर्ट नोट्स में केवल वही चीजें लिखनी है जो आपको नहीं आती है। बेसिकली वो लॉन्ग नोट्स तब बनेंगे जब आप उसमें वो भी चीजें लिखेंगे जो आपको नहीं आती है। तो बहुत शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट में ही बनाने हैं, एक एक लाइन में उनको नोट्स को बनाना है, उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है चीजों को। कीवर्ड्स लिखो अपने, ये जो फैक्ट्स है केवल वो लिखने हैं, उसको ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना। लॉन्ग नोट्स तो आपके पहले से जो डिटेल बनाओगे वही आपने पढ़े हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, उसको डिटेल में नहीं करना है। एक और डाउट है, अगर कोई विषय किसी के लिए बिल्कुल नीरस परंतु परीक्षा की दृष्टि से नितांत आवश्यक हो तो उसमें रुचि कैसे पैदा करें।
ऐसे मतलब मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे तो सारे ही सब्जेक्ट नहीं रस लगते थे। मतलब स्कूल में बताता हूँ 9th-10th में सोशल स्टडीज जब पढ़ता था ना, तो पूरी क्लास में सोता था, टीचर से डांट खाता था, ये सोता रहता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। लेकिन एग्जाम अगर क्लियर करना है तो वो नियरेस्ट चीज को मतलब बनाना पड़ेगा उसको इंटरेस्टिंग आपको। तो वो क्या है कि करंट अफेयर्स से आप लिंक करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। जैसे हिस्ट्री है, मुझे हिस्ट्री अभी भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको अगर एग्जाम की आपकी डिमांड है, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़नी पड़ेगी। वही बात है कि पढ़ने का मन किसी का नहीं करता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। IAS बनने का मन करता है तो वो पढ़ना पड़ता है। इनको डाउट है सारे सब्जेक्ट की घटना चल करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है। हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है। बाकी ये है कि आप सारा भी पढ़ लेंगे तब भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। प्रीलिम्स थोड़ा कॉन्फिडेंस का गेम है, थोड़ा गैम्बल का भी गेम है। आप सारे सोर्सेज पढ़ लेंगे जितने बताएंगे ना तो दुनिया भर के, तब भी नहीं क्लियर होगा, और बहुत लिमिटेड सोर्सेज में भी क्लियर हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस का गेम है प्रीलिम्स। और कोई डाउट आपका? लूसेंट मैंने पढ़ी नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। साइंस के लिए घटना चक्र पर्याप्त है। हाँ, प्रीवियस ईयर आप देख ले, साइंस में प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स का जो स्किप करना ठीक रहेगा सर, अगर फिजिक्स स्किप कर दिया जाए तो बायोलॉजी कवर हो जाएगा। नहीं, स्किप क्यों करना है फिजिक्स को? समझ नहीं आता। समझ में आएगा, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, मेरी ग्रेजुएशन भी है फिजिक्स में, आएगा समझ में। रट्टा मारना नहीं समझ में आ रहा है तो करना तो पड़ेगा। साइंस में मतलब छोड़कर बहुत फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं छोड़ सकते उसको, आप कवर तो करना पड़ेगा। जैसे डाउट था किसी का? हाँ बताइए। वो रिजल्ट वाला दिन जब आप मतलब रिजल्ट देखे उसके बाद MDC का इंटरेक्शन था वो? हाँ, मतलब उस दिन क्या था, मैं अपने पूरा उस दिन का शेड्यूल सर क्या हुआ, कैसे तो बताएं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। पहले आप डाउट पूछे, उसके बाद मैं बताता हूँ। अगर 60-70 नेट करेक्ट आपके ठीक बन जाए, बिल्कुल शॉर्ट हो उसमें, उसके बाद रिस्क लेना स्टार्ट करें। मतलब जो 70-80 क्वेश्चन है ना, अगर आपके ना 70 क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट करेक्ट हैं तो आप मान लो बाकी के 80 क्वेश्चन है ना तो आप आराम से क्लियर कर जाओगे। 70 क्वेश्चन नेट करेक्ट है ना सही से, तो 100+ आपका जाने वाला है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद 140 के आसपास क्वेश्चन लगाओ, 2 ऑप्शन में जिनमें कंफ्यूजन है वो सब लगा दो, लॉजिक्स लगाओ, थोड़ी एलिमिनेशन लगाओ, वो हो जाएंगे। इतना अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा मतलब आपका। अब आपका था कि जिस दिन रिजल्ट वाला दिन था तो पहले तो सुबह से ही टेलीग्राम पर वो आनी स्टार्ट हो जाती है कि आज रिजल्ट आने वाला है, 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो डेली वही मतलब एंक्सियस होते थे कि आज रिजल्ट आने वाला है, डर लगता था। और फिर जिस दिन फाइनली रिजल्ट आने वाला था तो सुबह 12 बजे से स्टार्ट हो गया कि लंच से पहले आ जाएगा, लंच के बाद आएगा। तो मैं थोड़ा मतलब उस दिन आराम से मैं सोया, पहले तो बहुत स्ट्रेस हो रहा था। उसके बाद शाम में मैं क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पर गया, वो भी नायब तहसीलदार है, मेरे बैचमेट ही है, उनके यहाँ पर गया। मेरी तहसील में पोस्टेड है, जहाँ होम तहसील है मेरी। तो मैं उनके पास गया, तो उनके पास ही बैठा था, तो बातें कर रहे थे वही रिजल्ट वगैरह की। तो अचानक से फिर हुआ 8:30 बजे मेरे एक और बैचमेट का कॉल आता है कि सिद्धार्थ भाई आपने टॉप कर लिया है। फिर मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, इस टाइम पर मजाक अच्छे नहीं लगता है। तो एकदम जस्ट ही किसी टेलीग्राम ग्रुप पर PDF आई, तो मेरे फ्रेंड्स ने चेक किया, मैंने चेक किया, वो सबसे पहले मेरा रोल नंबर था। तो तब फिर दोबारा मैंने एडमिट कार्ड सर्च किया अपना कि एडमिट कार्ड ही हो गया वो पहले। तो फिर अपने फोन में फोटोज देखी, तो जिस फोटो स्टेट वाले को मतलब मैंने भेजा था ना वो, तो उसका वो नंबर मैंने व्हाट्सएप पर देखा, तो वहाँ से मैंने एडमिट कार्ड में रोल नंबर चेक किया, हाँ रोल नंबर मेरा ही है। फिर फैमिली को अपनी कॉल किया, तो फैमिली फिर घर पर गया। घर पर तो पूरा मतलब शहर इकट्ठा हुआ रखा था, वहाँ पर मीडिया आई हुई थी, तो बहुत मतलब सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था कि बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अगले दिन से कॉल्स स्टार्ट हो गए, अगले दिन इतने कॉल्स आए मेरे पास, 5 बजे के कॉल्स स्टार्ट हो गए थे। सारी रात ना मेरी फैमिली सोई थी ना मैं सोया था, इतनी खुशी थी उस दिन। तो ये वर्थ इट होता है मतलब सिलेक्शन, आपके लिए नहीं आपकी फैमिली के लिए, मतलब आपसे ज्यादा आपकी फैमिली खुश होती है, तो बहुत वर्थ इट है। मतलब 5 साल की प्रिपरेशन मतलब एक दिन में ना मेरी बहुत सफल हो गई वो, तो कि जो जब अपने पेरेंट्स को खुश देखा, उनको सम्मानित होते हुए देखा ना, तो वो अलग फील होती है। एक डाउट आया है, पर्सनल आया है थोड़ा, कि तैयारी के दौरान कोई था मेरे साथ या नहीं था। तो मतलब इस पर क्या बताऊं, मतलब नहीं था कोई। फ्रेंकली फ्रेंड्स थे मेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको मतलब मेरे स्कूल के दोस्त भी थे, प्रिपरेशन वाले दोस्त भी थे, कॉलेज के भी दोस्त थे, फीमेल और मेल दोनों तरह के फ्रेंड्स थे। DU से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर काफी अच्छा मतलब ये एनवायरनमेंट रहता है। तो
फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, मतलब कोई ऐसा लाइफ पार्टनर वगैरह नहीं था मेरा। तो सब रहे तो फिर कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, देखिए रहे तो आप मतलब अपने पार्टनर से बात करें कि कैसे मैनेज करना है। मैं वो कैसे बताऊंगा कि आपकी कैसी केमिस्ट्री है, उसके बाद आप कितना सपोर्टिव है, तो वो आप देखें, तो अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड करें। उस पर मैं कैसे बताऊंगा, ये बताऊँ। टेलीग्राम के जो भी चैनल्स आपको मतलब यूपी PCS1 का चैनल है, मैंने वो ज्वाइन किया था। कोचिंग्स के आप चैनल ज्वाइन कर ले, मतलब चैनल्स ना टेलीग्राम पर जिन पर ज़्यादा बातें होती है, इधर उधर की बात होती है, वो ज्वाइन मत करना। जिनको काम की चीज़ें हैं वो ज्वाइन कर ले। मेरा भी चैनल है, मैं मतलब अभी प्रमोट नहीं करूँगा, बाद में अगर किसी को हेल्प चाहिए कि मेरे से पर्सनली पूछ लेना। तो मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, उस पर थोड़े मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें डाल रहा हूँ। PCS मंत्रा के सोर्सेज जो हैं, PCS मंत्रा मैंने नहीं पढ़े हैं वो, मुझे नहीं पता है। इम्पोर्टेंट साइट्स ये है कि यूपी गवर्नमेंट की इतने साइट्स हैं। यूपी NIDA.in है, वो फॉलो करें, न्यू एनर्जी के लिए है। नीति आयोग की साइट है, उसको फॉलो करें। PIB की साइट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट की जो टूरिज्म की साइट है, टूरिज्म विभाग की साइट है, उसको फॉलो करो। समाज कल्याण विभाग की साइट है, इनको फॉलो करो। इंस्टाग्राम पेजेस भी ऐसे फॉलो करो आप, तो उससे हेल्प मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का पेज है इंस्टाग्राम पर, माननीय प्रधानमंत्री जी का पेज है, उसको फॉलो करो। उस पर गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं पता लगेगी और क्या क्या चीज़ें मतलब गवर्नमेंट फोकस कर रही है, क्या डेटा है, वो चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। तैयारी के दौरान बाद लगता है 3-4 दिन पढ़ते थे, लगता है कि हम नहीं हुआ या कोई टेस्ट नहीं हो पाया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो कैसे प्रेशर डालो? काफ़ी लॉन्ग टाइम, 1 साल होने वाले हैं वो बहुत। हाँ, जिस दिन से आप स्टार्ट कर देते हैं ना UPSC या PCS की प्रिपरेशन, उस दिन से ये थॉट्स आने लगते हैं। हर 4 दिन में आता है कि होगा या नहीं होगा। कोई टेस्ट लगाया, उसमें मार्क्स कम आए तो वही आ जाएगा कि मतलब मेरे से तो कभी नहीं होगा, ऐसी चीज़ें लगती है। वो सबके साथ होती है, उसको मतलब टैकल करना धीरे धीरे आदत बन जाएगी उसकी। जैसा पेपर के 20 में इतने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पर पेपर आ रहा है, हाँ। पेपर है, जैसा 20 क्वेश्चन ऐसे होते कि 20 क्वेश्चन करिए ऐसे बहुत अच्छी तरीके 18-19 क्वेश्चन हो जाते हैं। PCS में एटलीस्ट हो जाते हैं, UPSC में 16-17 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सही से की है, तो वो हो जाते हैं। 1-2 आंसर क्वेश्चन तो आएंगे ही। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है बेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है बेस। हाँ, प्रैक्टिस में इसके लिए करनी पड़ेगी। 20 क्वेश्चन वरना पूरे नहीं होंगे, पूरे होंगे तो उनमें क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रखना है मेंस में, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कोई एक और डाउट मतलब लास्ट पूछ रहा हूँ कोई तो? हाँ, कोचिंग ली थी, कोचिंग से हेल्प तो जरूर मिलती है। ऐसा नहीं है कोचिंग को नेसेसरी मतलब ऐसा नेसेसरी भी नहीं है और इविल भी नहीं है कोचिंग, तो हेल्प तो मिलती है। मैंने जैसे स्टार्ट किया था, मुझे कुछ नहीं आता था प्रिपरेशन में, तो कोचिंग से हेल्प मिली थी। टीचर्स की जो गाइडेंस है वो आप लोग, टीचर जो आपने यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप वो देखें, जो क्लास नोट्स हैं उनका एक्सपीरियंस है इस पेपर का। मैं तो मतलब मैं एक एस्पिरेंट ही हूँ आपकी तरह ही, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको गाइड तो करें। कोचिंग का हेल्प तो मिलती है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग से हेल्प नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने खुद कोचिंग लिया, मैं आपको बताऊँ कि हेल्प नहीं मिलती है, ऐसा नहीं, मतलब हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।